स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंत कुमार ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन सिस्टम होता है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग देखा था कि मैंने कैसे जो कंक्रीट का जितना भी सिलेबस है उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट रखा था। तो उस मॉड्यूल्स में जो पहला मॉड्यूल था वो सीमेंट का था। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग इसका स्टडी करेंगे सीमेंट का। तो स्टूडेंट्स, इसमें जब भी हम मान चलिए कंक्रीट की बात करते हैं तो आपके पास 3-4 बातों का ख्याल होना ज़रूरी है कि जैसे कि आप जब कंक्रीट पढ़ रहे हो तो पहले तो आप क्या कीजिए कि जो बुक है कंक्रीट से रिलेटेड उस बुक को फॉलो कीजिए। जैसे कि कंक्रीट का बुक आपको फॉलो करना है तो MS सेट्टी का बुक फॉलो कीजिए। MS सेट्टी का जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है उसका बुक फॉलो करना पड़ेगा आपको, ताकि उसमें बेहतर कंटेंट है और आपको अच्छा सा चीज़ सीखने को भी मिलेगा। और ये चीज़ यहाँ ही नहीं बल्कि बीटेक कोर्सेज में भी वैलिड होती हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप क्या करो कि जो मेन बात है कंक्रीट का वो क्या है, उस बुक को फॉलो करना है, ठीक है, MS सेट्टी का बुक को। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि सीमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, सीमेंट से इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि सीमेंट की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। क्योंकि सीमेंट जो होता है एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है। ये सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा मटेरियल होगा जिसके पास बाइंड करने की क्षमता होगी, है ना, किसी दो मटेरियल्स को बांधने की क्षमता होगी, तो उसको हम कहेंगे सीमेंट। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि चूना एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप कहते हैं लाइम भी एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है कि 2 या 2 से अधिक जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको बाइंड करने की क्षमता रखता है ये चूना, ठीक है। तो इसी प्रकार से कभी पहले के ज़माना में सुर्खी जो होता था उसमें भी बाइंडिंग कैपेसिटी होता था। तो ये सारा चीज़ बाइंडिंग मटेरियल है। लेकिन बाइंडिंग मटेरियल की इस विशेष होर में से कि मैंने अभी कहा कि लाइम भी एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है, सीमेंट भी एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है ना। उसके बाद सीमेंट के बाद सुर्खी भी एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है। मैंने ऐसा कहा स्टूडेंट्स, हो सकता है कि इन मटेरियल्स के अलावा और बहुत सारे मटेरियल होंगे जो कि बाइंडिंग मटेरियल होंगे। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों मटेरियल में आजकल जो यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, सीमेंट। तो सीमेंट जो यूज़ किया जाता है आखिरकार इसके पास ऐसा कौन सा गुण है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसके आधार पर इसको यूज़ किया जाता है सीमेंट को, तो हम लोग जानेंगे। फिलहाल जानते हैं कि सीमेंट जब नहीं था तो उससे पहले किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो उससे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था लाइम का, उससे और इसका इस्तेमाल किया जाता था सुर्खी का। कहीं लाइम कहीं सुर्खी, है ना। तो स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस लाइम और सुर्खी के प्रॉब्लम के एप्लीकेशन के साथ क्या कमियां थी, है ना। ये लाइम किस प्रकार से हमको यूज करने में अच्छा नहीं पड़ता था और उसमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमको नए एक आविष्कार की ज़रूरत पड़ी जिसमें हम सीमेंट का आविष्कार किए। तो लाइम जो होता था स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता था कि उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी जो होती थी लाइम की जो सेटिंग प्रॉपर्टी थी, सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइम, वो क्या थी, लाइम की जो सेटिंग प्रॉपर्टी थी वो बहुत वीक थी, बहुत ही कमज़ोर थी। लाइम जिसको आप चूना कहते हैं, वो अगर किसी स्ट्रक्चर में उसको यूज़ किया जाता था तो उसको सेट होने में ज़्यादा समय लगता था, है ना। भले ही उसके पास साउंडनेस का जो भी प्रॉपर्टी हो, ये वर्ड साउंडनेस क्या है उसको आने वाले समय में हम जस्ट फर्दर डील करते हैं, हम समझाते हैं इस टर्म को आपको साउंडनेस क्या है। तो ये सेटिंग प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम था किसमें, लाइम में और सुर्खी में। लाइम और सुर्खी का जो सेटिंग प्रॉपर्टी था उसके साथ प्रॉब्लम था क्या कि बहुत ज़्यादा दिन लगता था सेट करने में। इसलिए हमको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए था जिसमें हम क्या करें, जो कि कम समय में सेट हो जाए। इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था, है ना, वो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जोसेफ आस्पर्डिन। तो जोसेफ आस्पर्डिन महोदय ने तकरीबन 1850 या 60 के जो दशक था उस दशक के बीच में क्या किया था, उन्होंने सीमेंट का आविष्कार किया था, है ना। सीमेंट को लाया था, सीमेंट का इनोवेशन किया था। इससे पहले 1850 से पहले भी तो 1850 या 60 के दशक से पहले भी तो बिल्डिंग बनते थे, जैसे कि जितने भी इमारतें हैं वो इमारतें बहुत सारी पुरानी होती है। वो मतलब कि जितने भी हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है वो सारे उसमें सीमेंट नहीं यूज़ किया गया होता है, उसमें सारा लाइम होता है, सुर्खी होता है, अनदर बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं उसको भी। तो उस समय जो बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता था
सीमेंट से पहले वो लाइम था, सुर्खी था। 1850 या फिर 1860 के बीच का जो दशक था, उस बीच में जब सीमेंट का आविष्कार हुआ तो उसके बाद सीमेंट का जो यूज हुआ वो बहुत बृहद पैमाने पर होने लगा स्टूडेंट्स, है ना। मतलब कि सीमेंट के साथ एक ऐसा प्रॉपर्टी था, सीमेंट जल्दी सेट करता था, उसके पास हार्डनेस का भी अच्छा प्रॉपर्टी था, उसके बाद क्या था, उसका जो टफनेस था वो भी एक अच्छा था। तो इस प्रकार से इन तमाम प्रॉपर्टी को होने के कारण सीमेंट जो है, सीमेंट ये बृहद पैमाने पर यूज़ किया जाने लगा, है ना। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि सीमेंट के आने का बैकग्राउंड क्या है। तो ये जो थे महोदय जोसेफ हास्पिडीन, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और इन्होंने क्या किया, सीमेंट का इनोवेशन किया, राइट। अब जो नेक्स्ट बात है स्टूडेंट, सीमेंट का इनोवेशन हम लोग जान चुके हैं और अब जानेंगे कि सीमेंट के साथ क्या क्या होता है, आखिरकार ये सीमेंट है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है ना। उसके बाद हम लोग इसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में डील करेंगे, जस्ट फर्दर डील करेंगे इसको कैसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें 2 प्रोसेस आएंगे, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। और उसके बाद जस्ट डील करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। और इस टाइप्स ऑफ सीमेंट के बाद जस्ट डील करेंगे जो सीमेंट के साथ हम लोग टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट लेक्चर को ओवर करेंगे, सीमेंट मॉड्यूल को, राइट। तो अब जानते हैं कि सीमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, है ना। सीमेंट का डेफिनेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, सीमेंट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल most widely used in construction। है ना। सीमेंट एक प्रकार का क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल होता है, जिसको कंस्ट्रक्शन में बहुत बृहद पैमाने पर यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या है कि इस सीमेंट का एक स्पेशल टाइप होता है ओपीसी, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक सीमेंट का एक बेसिक टाइप होता है, मतलब कि एक ऐसा सीमेंट होता है जिसके पास लगभग जितने भी टाइप्स है उसका एक कॉमन टाइप जो होगा उसकी प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि जो ओपीसी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक प्रकार का बेसिक टाइप ऑफ सीमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपीसी जो ऐसा सीमेंट होगा इसमें जिसमें आज तक जितने भी टाइप्स ऑफ सीमेंट है उसका सारा का एक प्रकार का कॉमन अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो उस ओपीसी में आएगा जरूर, है ना। भले ही वो प्रॉपर्टी थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, उसको हम लोग आगे डील करेंगे, है। जब टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तो उसको डील करेंगे। मतलब कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो बृहद पैमाने पर यूज़ किया जाता है, कॉमन यूज में आता है ना। तो अब जानते हैं स्टूडेंट्स ये इसका क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी, है ना, ओपीसी के जब सेट होता है ना, जब सेट होता है ओपीसी तो ये एक पोर्टलैंड स्टोन की तरह लगता है। कैसा लगता है स्टूडेंट? पोर्टलैंड स्टोन की तरह। इसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, है ना। जब ये सेट होता है तो पोर्टलैंड एक प्रकार का देश का नाम है, एक प्रकार की कंट्री का नाम है, तो वहाँ एक विशेष प्रकार का स्टोन पाया जाता है ना। तो जब ये जो सेट होता है ओपीसी तो पोर्टलैंड स्टोन की तरह रिजिम्बल होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ओपीसी, है ना। तो इसको हम लिखते हैं when OPC ऐसे लिखेंगे, OPC after setting resembles as Portland
पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्टोन। So it is known as ordinary ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ है क्या कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो क्या एक प्रकार का पोर्टलैंड स्टोन की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स कि बाइंडिंग मटेरियल जो है, यहाँ पर एक टर्म बाइंडिंग मटेरियल, ये बाइंडिंग मटेरियल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ये तो हुआ सीमेंट का पूरा डेफिनेशन, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं अभी फिलहाल। तो बाइंडिंग मटेरियल को हम देखेंगे कि बाइंडिंग मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। है ना, बाइंडिंग मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो बाइंडिंग मटेरियल हुआ स्टूडेंट्स, इसका दो टाइप होता है। मतलब कि इसको वाटर के साथ कैसा बिहेवियर है किसी बाइंडिंग मटेरियल का, उसके अगर रिस्पेक्ट में देखें तो ये दो टाइप का हो सकता है। एक होगा हाइड्रोलिक और दूसरा होगा नॉन हाइड्रोलिक। ये देखते हैं क्या, एक है हाइड्रोलिक और दूसरा क्या है नॉन हाइड्रोलिक। तो जो हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल होता है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, तो ये एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल होगा जिसमें क्या होगा कि वाटर में है ना सोल्यूबल, मतलब कि घुल जाने की प्रॉपर्टी होगी। मतलब कि ये जो क्या होगा, इसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा विच हैव एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर, है ना। मतलब कि ये हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल उस बाइंडिंग मटेरियल को बोलेंगे जिसके पास प्रॉपर्टी होगा कि ये क्या करेगा, वाटर के अंदर सेट कर लेगा अपने आप को, तो इसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल है। जैसे कि आप अभी हम पढ़ा रहे थे क्या, सीमेंट, है ना। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सीमेंट। राइट। नॉन हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल जो होगा इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे विच डोंट हैव एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर। मतलब कि ये नॉन हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल होगा ऐसा जिसके पास वाटर में सेट करने की एबिलिटी नहीं होगी। तो ये कौन सा मटेरियल होगा स्टूडेंट्स, ये होगा क्ले। जितने भी क्ले मटेरियल होते हैं, क्ले एक मिट्टी का टाइप होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, क्ले एक प्रकार का मिट्टी का टाइप होता है। तो क्ले के पास ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है कि वो वाटर में सेट कर जाए। राइट। तो एक हो गया नॉन हाइड्रोलिक और दूसरा हो गया हाइड्रोलिक। तो मेरा जो सीमेंट था वो क्या था, हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल था। अब हम सीमेंट के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानेंगे, रॉ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानेंगे। इसको आप लोग वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिए। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट के रॉ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानेंगे कि सीमेंट का रॉ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो सीमेंट का जो रॉ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात होती है तो हम इसको लिखेंगे रॉ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। ये मेरा टॉपिक है। ये जो सीमेंट मेरा बना होता है स्टूडेंट्स, वो दो टाइप के मटेरियल से बना होता है ना। एक को बोलते हैं कैल्केरियस और दूसरा को बोलते हैं आर्जिलेसियस, है ना। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में देखें, एक प्रकार का क्लासिफिकेशन के व्यू में देखें, तो सीमेंट को हम दो टाइप से बांट सकते हैं। एक पहला टाइप होगा
इसको बोलेंगे हम कैलकेरियस, और दूसरा टाइप का जो होगा उसको बोलेंगे हम आर्जिलेसियस। तो कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेसियस मटेरियल का एक प्रकार मिश्रण होता है। तो कैलकेरियस मटेरियल वो मटेरियल होगा जिसमें क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी। आर्जिलेसियस मटेरियल वो मटेरियल होगा जैसे कि क्ले हो गया, साल हो गया, मार्ल हो गया, ये मटेरियल्स जो होंगे ये क्या होंगे, ये आर्जिलेसियस होंगे। तो कैलकेरियस मटेरियल में क्या लिखते हैं हम स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे हम लाइम, क्योंकि लाइम में पाया जाता है ना। उसके बाद ये लाइम स्टोन हो गया, ये हो जाएगा चौक। लाइम स्टोन और चौक में क्या होगा स्टूडेंट्स कि कार्बन की जो ये कैल्शियम की जो सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा अमाउंट में पाई जाएंगी, और आर्जिलेसियस मटेरियल जो होगा उसमें आ जाएगा क्ले, मार्ल, इसके बाद सेल। तो स्टूडेंट्स ये मटेरियल जो हैं एटसेट्रा वो क्या होंगे, आर्जिलेसियस मटेरियल होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्ले, मार्ल, सेल, ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, एक विशेष प्रकार का टाइप का मटेरियल है जो कि हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, राइट। तो ये जो मार्ल है और सेल जो है, जो आप सॉइल मैकेनिक्स पर होगे आगे जाकर, जब आप सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में और आगे बढ़ोगे, अगर डिप्लोमा की बात किया जाए तो 4th सेमेस्टर में, तो 4th सेमेस्टर में जाकर आप पढ़ोगे क्या, सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में आपको जाकर ये सारा चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अभी जैसे भी आप इतना ही समझो कि एक विशेष प्रकार का पार्टिकल होता है जिसका यूज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, किसके, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स ये जो हो गया, ये 2 टाइप का मटेरियल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो एक सीमेंट होगा, तो एक सीमेंट में कितने टाइप्स के मटेरियल आएंगे और उसका कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि सीमेंट का जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स है उसका जो परसेंटेज फॉर्मुलेशन होता है उसको हम देखते हैं, राइट। तो उसको हम अभी देख रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे किस प्रकार के सीमेंट के बारे में, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में ही हम लोग स्टडी करते हैं बेसिक रूप से, और जो भी सीमेंट का टाइप होता है उसमें हम मैन्युअली अगर किसी विशेष कंस्टिट्यूएंट्स को बढ़ा देंगे तो उसके पास हम उसके अकॉर्डिंग हमको नया टाइप का सीमेंट मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी, हम ये पढ़ा रहे थे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, ये पढ़ा रहे थे। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम यहाँ पर अगर लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना, OPC। तो इसमें हम लिखते हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स एक बेसिक टेक्निक है जो कि हम जैसे कि आपको फॉलो करना चाहिए, है ना। ऐसे देखिए यहाँ पर LSAIMS और इसके बाद में आप फिर एक S लगा दो, है ना। क्या है, कैसी हम ये अभी टेक्निक बता रहे हैं, है ना। अभी आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, इसको मिटा दो। एम्स जानते हो आप लोग, AIMS, है ना, एम्स जानते हो। एम्स में ऊपर लगा दो LS, नीचे में लगा दो सिंगल S, और यही जो है 7 कंस्टिट्यूएंट्स जो सीमेंट का पूरे मिलेगा आपको, है ना। तो अब बताते हैं कि L का मतलब क्या होता है, लाइम, है ना। लाइम किसी भी सीमेंट में कितने क्या वो जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। हम यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन लिखिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, बात बराबर है। तो परसेंटेज, और इससे बढ़िया रहेगा कि हम लिख देंगे परसेंटेज अवेलेबिलिटी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, नेम ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, राइट। तो आप इस प्रकार से एक बना लो टेबल और उसमें लिखो।
तो किसी भी सीमेंट का है तो मतलब कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो लाइम की परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है 62 to 67%। तो लाइन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात है क्या, सिलिका। एस से होता है क्या, सिलिका। उसी प्रकार से ए से होता है एल्यूमिना, आई से होता है आयरन ऑक्साइड, एम से होता है मैग्नीशिया, एस से क्या होगा स्टूडेंट्स, सल्फर, और एस से होता है स्टूडेंट्स सोडा एंड पोटास, जिसको आप लोग एल्कली भी बोल सकते हो, है ना। सोडा एंड पोटास को आप लोग एल्कली भी बोल सकते हो। तो ऐसे लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, ये सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, और एल्यूमिना Al2O3 का इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते ही हैं, Al2O3। आयरन ऑक्साइड जो होता है Fe2O3 के फॉर्मेट में पाया जाता है। उसके बाद मैग्नीशिया जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर जो होता है स्टूडेंट्स, वो किसके रूप में पाया जाता है, SO3 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कंस्टिट्यूएंट्स है, इसकी परसेंटेज वैल्यू जो होती है इसकी 17 to 25% होती है। एल्यूमिना की जो परसेंटेज होती है स्टूडेंट्स वो होती है 6 से 8%। उसके बाद 3 से 4% के बीच में पाया जाता है मेरा आयरन ऑक्साइड। उसके बाद मैग्नीशिया जो होती है स्टूडेंट्स वो पाया जाता है 1 to 3% के बीच में। और सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब जो सल्फर पाया जाता है वो पाया जाता है कितना स्टूडेंट्स, ये भी 1 to 3 के रेशियो में पाया जाता है। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स सोडा एंड पोटास, वो पाया जाता है लेस देन 1%। तो ये क्या है कि किसी भी सीमेंट के अंदर यूज होने वाला रॉ कंस्टिट्यूएंट्स है जिसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये पाया जाता है कितने परसेंटेज के अमाउंट में। तो इसको जस्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको याद कर लेंगे कि ये कैसे इतना परसेंटेज में पाया जाता है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। ये स्टूडेंट्स हम बता दिए थे कि जो LSAIMS है वो क्या है, एक प्रकार का टेक्निक है। इसमें हम A B C D E F और लास्टली था G। तो ये क्या है, एक विशेष प्रकार का टेक्निक है याद रखने का मात्र, है ना। आप जब एग्जाम में जाओगे, मान लीजिए आप SPT का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर ये चीज़ फॉलो मत करना, है ना। LSAIMS मत करना, है ना। इस चीज़ को नहीं लिखना, ये सब सिर्फ याद करने की टेक्निक है, इस चीज़ को लिखना, है ना। जब मतलब कि जब आप इसमें जाओ SPT में जाओ तो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करो, है ना। याद करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर याद करने के लिए, लाइम, सिलिका, एल्यूमिनिया, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, क्या हो गया ये सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि सल्फर, और लास्ट जो था सोडा एंड पोटास के लिए। तो इसको हम याद करने के लिए जस्ट दे दिए स्टूडेंट्स, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्या, इसके बाद पढ़ेंगे कि जो मेरा जितना भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स अभी देख रहे हैं उसका यूज क्या है सीमेंट में। एक चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात में दिमाग में घूमती रहती है कि जिप्सम, है ना, CaSO4 जो होता है कैल्शियम सल्फेट, वो क्या सीमेंट का रॉ कंस्टिट्यूएंट्स है। कभी कभी किसी बुक में लिखा रहता है क्या, जिप्सम, है ना, जिप्सम। तो जिप्सम के बारे में अगर चर्चा करें तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम CaSO4। तो सीमेंट में जिप्सम इसका रॉ कंस्टिट्यूएंट्स नहीं होता है। जिप्सम को हम लोग एडिशनली मिलाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग सेटिंग टाइम। जो जब हमको किसी भी सीमेंट का सेटिंग टाइम इंक्रीज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम जिप्सम का इसमें इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिप्सम जो है मेरा वो किसी भी सीमेंट का रॉ कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है।
राइट, समझ में आ गया। तो और ये जिप्सम CaSO4 के फॉर्म में नहीं पाया जाता है, CaSO4 इंटू कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O इसका फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मेट में ये पाया जाता है ना। तो इसका भी स्पेशल अमाउंट होता है 1 to 3% इसको ऐड करते हैं, है ना। तो इसको देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको कहा जा सकता है कि जिप्सम जो है वो क्या है, एक प्रकार का एडमिक्सर है। क्या है, एक प्रकार का एडमिक्सर, जो कि हम लोग इसमें इसको क्या किए हैं, अपने अनुसार प्रॉपर्टी लाने के लिए सीमेंट में ऐसा किए हैं, है ना। अगर मान ऐसा क्यों इसको क्यों मिलाते हैं, अगर मान चलो कि कहीं कंक्रीटिंग करना है, यहाँ से अभी हम दरभंगा में है, राइट, और दरभंगा से कंक्रीटिंग करना है शहर में 60 किलोमीटर दूर, और यहाँ मेरा जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरा बैचिंग प्लांट है ना, बैचिंग प्लांट। तो ये जो बैचिंग प्लांट है वहाँ से जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि अगर रोड का सिस्टम अच्छा हो तो ज़्यादा नहीं लगे, कम भी लगे। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग जो कंसीडरेशन करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो मान लेते हैं अगर यहाँ से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर हाफ एन आवर से ज़्यादा समय लग गया तो क्या होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है स्टूडेंट्स वो होता है 30 मिनट, 30 मिनट्स ओनली। तो 30 मिनट्स के बाद ये जो सीमेंट क्या करता है, आपस में सेट होना है। जैसे कि मान लीजिए ये सीमेंट पार्टिकल्स है, इस सीमेंट पार्टिकल्स में आप वाटर मिला दो, वाटर मिलाने के 30 मिनट बाद ये आपस में सेट करना स्टार्ट करता है, आपस में बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है। तो ये जो सीमेंट पार्टिकल में वाटर मिलाने के बाद हम लोग देखें कि 30 मिनट के बाद ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि अब जब ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर चुका है तो अगर मान चलिए हम यहाँ पर कंक्रीट को मिक्स कर लिए हैं, उसमें सीमेंट डाल दिए हैं और हमको उसको साइड तक छोड़ने में 1 घंटा का समय लग गया, तो आधा घंटा तक का सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, मतलब कि हाफ एन आवर का सिस्टम, उसको लगता है कि वो सेट नहीं कर रहा है। लेकिन हाफ एन आवर तो उसने सेट किया, सीमेंट ने सेट किया। तो अब क्या करेंगे कि जब ही हम सीमेंट को प्लेस करेंगे अपने साइड पर तो हाफ एन आवर का जो सिस्टम होगा बॉन्डिंग का वो कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो जो हाफ एन आवर का सिस्टम है कोलैप्स हो गया, इसके कारण क्या होगा, बॉन्डिंग कमजोर हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये अगर हाफ एन आवर इसका इनिशियल सेटिंग टाइम था, अगर इसमें हम जिप्सम अमाउंट में मिला देंगे अपने रिकॉर्डिंग अमाउंट में, है ना, डिजाइन अमाउंट में, तो क्या करेगा, इसका जो जिप्सम इस सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और उसको हम अपने मन के अनुसार 1 घंटा भी ले जा सकते हैं, 2 घंटा भी ले जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस अमाउंट में एडमिशन मिला रहे हो, जो कि क्या करेगा, सेटिंग एक्शन को कमजोर करेगा, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गया स्टूडेंट्स। जिप्सम एक रॉ कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है, एक विशेष प्रकार का क्या है, एडमिक्सर है, जो कि किसी भी सीमेंट में रिटार्डर का काम करता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि इसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स का क्या यूज है सीमेंट में, तो अभी इसको भी जिप्सम को भी पढ़ लेंगे, राइट। तो हम इसको अभी रेज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने देखा क्या कि जो मेरा सिस्टम है सीमेंट के अंदर इसके कंस्टिट्यूएंट्स का उसका परसेंटेज क्या है। और आप देखेंगे क्या कि जो प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट्स है उसका सीमेंट के अंदर क्या भागीदारी है ना। तो सीमेंट के अंदर जो भागीदारी होगी कंस्टिट्यूएंट्स का उसको हम देखेंगे। इसके पहले जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इससे पहले हमारे मन में कुछ ऐसी चीज़ों का होना जरूरी है जिसको हम अभी बताते हैं। जैसे कि आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए सेटिंग टाइम का, सेटिंग टाइम का। एक चीज़ तो मैं ये बताऊंगा, दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा साउंडनेस का कंसेप्ट, है ना। तो एक तो स्टूडेंट्स है सेटिंग टाइम का, दूसरी है साउंडनेस का, तीसरी सिस्टम जो होगी स्टूडेंट्स वो हम बताऊंगा क्या, सेटिंग एक्शन का। चौथी जो टर्म होगी वो रिटार्डेशन होगी, है ना। चौथी जो टर्म होगी क्या होगी, वो रिटार्डेशन होगी। पांचवी जो टर्म होगी वो होगी एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अभी हम पहले चर्चा करते हैं, इसके बाद भी जो भी टर्म अगर आएंगे तो उसको हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इसको हम जानते हैं कि ये सेटिंग टाइम है क्या, है ना।
तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब आप किसी भी सीमेंट में वाटर मिलाते हो, ऐसा कि मैंने पहले भी इसका एक ओवरव्यू दे चुका हूँ मैं, कि जब आप किसी सीमेंट में वाटर मिलाओगे तो क्या होगा कि वो वाटर जो होता है सीमेंट के साथ एक्शन करने लगेगा, है ना, केमिकल रिएक्शन करेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें वाटर ना आए। सीमेंट के पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी है तब जब उसमें वाटर मिलता है। सीमेंट अकेले के पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, वो एकमात्र पाउडर है, राइट। जब उसमें वाटर मिलाते हैं तभी जाके उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती है। तो जब हम सीमेंट में वाटर मिला देंगे तो क्या होगा कि इनिशियल सिस्टम जो होगा सीमेंट का, वो क्या होगा कि वो शुरू में एक्शन नहीं करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे कि ये सीमेंट है, ये सीमेंट पार्टिकल्स है, मान चलिए ये सीमेंट पार्टिकल्स है। ये सीमेंट पार्टिकल्स में हम क्या करेंगे, अगर हम वाटर मिला देते हैं, है ना, ये वाटर है, ये सीमेंट पार्टिकल्स है, और इसमें हम वाटर मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक प्रकार का, है ना, सेट सीमेंट मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो सेटिंग प्रोसेस होगा सीमेंट का, उसको स्टार्ट होने में कुछ ना कुछ समय लगता है ना। तो जो स्टार्ट होने में जो सेटिंग प्रोसेस को जो समय लगता है उसको बोलेंगे क्या, इनिशियल सेटिंग टाइम, IST। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इनिशियल सेटिंग टाइम, IST। तो IST क्या है कि जब हम सीमेंट में वाटर ऐड किए तो सीमेंट का पहला एक्शन जब बाइंडिंग के लिए स्टार्ट होता है, उस समय का जो सिस्टम होगा वो, और जिस समय हम वाटर ऐड किए थे वो, तो दोनों समय के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स, इनिशियल सेटिंग टाइम, राइट। अब स्टूडेंट्स जो एक और टाइम होता है फाइनल सेटिंग टाइम, FST। तो फाइनल सेटिंग टाइम स्टूडेंट्स होता ये है कि जब आप सीमेंट में वाटर ऐड कर दो तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि सीमेंट मेरा पूरा सेट कर जाएगा, है ना, पूरा सेट कर जाएगा, पूरा हार्ड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम फाइनल सेटिंग टाइम। मतलब कि क्या होगा कि ये सीमेंट ये सेट करना शुरू किया है, और जब सेट करना ख़त्म हो जाएगा, तो सेट करना जब ख़त्म हुआ वो, और जब हम सीमेंट में पानी मिलाए थे उस समय का जो समय होगा वो, उस दोनों समय के बीच का डिफरेंस अगर कुछ है तो वो जो डिफरेंस होगा वही उसका फाइनल सेटिंग टाइम हो, राइट। तो फिलहाल अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में चर्चा करें कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में बताए, तो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा इसका 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है इसका 10 आवर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है कॉन्सेप्ट ऑफ साउंडनेस। साउंडनेस है क्या, तो साउंडनेस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स अभी हम साउंडनेस के बारे में आपको बताए। इस साउंडनेस के बारे में क्या, देखिए जब आप किसी भी मटेरियल में, जैसे मान चलिए सीमेंट है, तो सीमेंट में जब आप क्या निकालो, क्या मिलाओ, वाटर मिलाओ, तो वाटर मिलाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि सीमेंट में कुछ ना कुछ वॉल्यूम में डिक्रीज इंक्रीज होगा, है ना। तो वो जो वॉल्यूम में डिक्रीज और इंक्रीज होता है, मतलब कि वॉल्यूम में जो चेंजिंग होता है विदाउट किसी प्रकार का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के, डिस्ट्रक्टिव हैपनिंग का, मतलब कि अगर सीमेंट में आप सीमेंट है, ये सीमेंट है, ये सीमेंट, इस सीमेंट में जब पानी मिलाओगे तो इसमें वॉल्यूम चेंज होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये जो डिक्रीज इंक्रीज करने के प्रोसेस में क्या होगा, अगर ये सीमेंट के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है, किसी प्रकार का दरार नहीं आता है, मतलब कि ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपने आप में सेट वेट कर लेता है वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होने के समय, तो उस विशेष प्रकार के सेटिंग वेटिंग प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, साउंडनेस कहेंगे, है ना। सेट वेट कहने का मतलब कि जो क्या, मतलब कि जब वो वॉल्यूम अगर मान चलिए बढ़ रहा है तो अपने आप में अगर एडजस्ट कर लेता है तो उसको कहेंगे साउंडनेस, है ना। मान चलिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम एडजस्ट करने के दौरान, जो कि आप इसमें वाटर मिलाया हो, वाटर सेटिंग करने, सीमेंट सेटिंग करने के बाद वाटर हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, इसमें वाटर रहेगा नहीं, तो वाटर तो उड़ जाएगा। वाटर उड़ने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ जो भी अमाउंट का वॉल्यूम है उसमें कुछ ना कुछ डिक्रीज श्रिंक करेगा, बढ़ेगा, हो सकता है बढ़े, हो सकता है श्रिंक करे, डिपेंड करता है कि उसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। लेकिन फाइनली जो बात है कि इसका
साउंडनेस की सिस्टम किसको बोलते हैं? तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, अगर इस वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होने के दौरान और किसी प्रकार का कोई भी क्रैक नहीं आता है, कोई भी दरार नहीं आता है स्ट्रक्चर में, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साउंड स्ट्रक्चर है ना। मतलब कि अगर सीमेंट में साउंडनेस की प्रॉपर्टी है तो ये समझा जाना जरूरी है कि सीमेंट का जो वॉल्यूम एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा कि वो एक प्रॉपर्ली अपने आप में एडजस्ट कर रहा होगा, है ना। स्टूडेंट्स अगर मान चलिए ये तो हो गया साउंडनेस, अगर मान चलिए ये प्रॉपर्ली एडजस्ट करने के दौरान फट गया, क्रैक आ गया, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कहेंगे हम अनसाउंडनेस, है ना। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? अनसाउंडनेस। मतलब कि सीमेंट के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने वॉल्यूम चेंजिंग कैपेसिटी के चेंजिंग प्रोसेस के दौरान अपने अंदर क्या करे, एडजस्टमेंट ला सके, तो उसको बोलते हैं क्या? अनसाउंड सीमेंट है मेरा। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि साउंडनेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेटिंग एक्शन। तो सेटिंग एक्शन और सेटिंग टाइम के बीच मच डिफरेंस नहीं होता है स्टूडेंट्स, सेटिंग एक्शन और सेटिंग टाइम के बीच, है ना। अभी हम आपको एक रिलेशनशिप बताएंगे सेटिंग एक्शन और सेटिंग टाइम में। सेटिंग एक्शन एक प्रकार का प्रोसेस होता है, बल्कि जबकि सेटिंग टाइम जो होता है एक विशेष प्रकार का समय होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। लेकिन सेटिंग एक्शन जो होता है वो क्या होता है कि सीमेंट पार्टिकल का आपस में जो केमिकल रिएक्शन करता है वाटर के साथ, उसके बीच की क्या इंटेंसिटी है, क्या स्पीड है रिएक्शन करने का, उसको बोलते हैं हम सेटिंग एक्शन। हो सकता है कि कोई ऐसा सीमेंट हो जिसमें आप वाटर डाले तो बहुत देर से सेट करे। कहने का मतलब ये हुआ उस वाटर और सीमेंट पार्टिकल के बीच में जो होने वाला केमिकल रिएक्शन था वो क्या था, बहुत धीरे धीरे हो रहा था। तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसको बोलेंगे हम लोग सेटिंग एक्शन। तो अब ये स्टूडेंट्स एक बात और यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, फिलहाल मैं बताऊँगा आपको क्या, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। एक कंसेप्ट और आता है क्या कि सेटिंग एक्शन और सेटिंग टाइम में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। अगर हम बात करें सेटिंग टाइम के बारे में और इस सेटिंग एक्शन के रिलेशनशिप के बारे में, तो कहा जा सकता है कि सेटिंग टाइम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेटिंग एक्शन के, है ना। ये जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। क्या कि जो सेटिंग टाइम होता है वो सेटिंग एक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर मान चलिए सेटिंग एक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, तो जो ये अगर मान चलिए ये बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत स्पीड हो रहा है, तो इस पैरामीटर के साथ क्या होगा कि ये पैरामीटर कम जाएगा, कम समय लगेगा इसको सेट होने में। अगर मान चलिए ये धीरे धीरे सेट हो रहा है, धीरे धीरे एक्शन हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सेटिंग टाइम जो होता है सेटिंग एक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप रखता है। राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है उसको भी हम चर्चा करेंगे अभी। कि एक्सेलरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि कोई चीज़ पॉजिटिवली बढ़ता है ना। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, जब आप 9th में रहे होंगे, एक्सेलरेशन क्या है ना, रिटार्डेशन क्या है। एक्सेलरेशन को 9th में बोलते थे ना, क्या उसको त्वरण बोलते थे, है ना। तो धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण होता था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो क्या होता है कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का प्रोसेस हमने यहाँ पर इसीलिए लिखा था ताकि आप समझ सको कि ये जो सेटिंग एक्शन हो रहा है वो अगर धीरे धीरे होगा तो कहेंगे कि रिटार्ड कर रहा है, अगर वो ज़्यादा स्पीड में होगा तो उसको कहेंगे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक विशेष प्रकार का एक्सटेंट होना चाहिए। ऐसे मान के चलो, अभी मैंने सीमेंट के बारे में चर्चा कर रहा था कि सीमेंट ये है, और अभी इस जिप्सम के बारे में भी मैंने चर्चा किया कि सीमेंट में जब हम जिप्सम मिलाएंगे तो क्या होगा, अगर जिप्सम में इसमें अगर हम ऐड कर दें जिप्सम, तो क्या होगा कि सीमेंट का सेटिंग टाइम इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, IST जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि सीमेंट का IST इंक्रीज कर जाएगा, IST जो है इंक्रीज कर जाएगा। स्टूडेंट्स जब हमने इसमें सीमेंट में जिप्सम मिलाया तो जिप्सम ने क्या किया, सीमेंट पार्टिकल का जो सेटिंग एक्शन है उसके बीच में, है ना, उसकी स्पीड को कम कर दिया, है ना। मतलब कि जिप्सम ने यहाँ क्या किया, रिटार्डेशन लाने का काम किया। इसीलिए इस जिप्सम को हम क्या कहते हैं, रिटार्डर कहते हैं,
आया समझ स्टूडेंट्स? इसको क्या बोलते हैं हम? रिटार्डर बोलते हैं। अब ये समझ में आ गया, रिटार्डर ये हो गया। कुछ ऐसा चीज़ होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मान चलिए ये तो काम, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को है ना क्या बढ़ाना था तो हम जिप्सम मिला दिए। कुछ ऐसा भी कंस्टिट्यूएंट्स होता है स्टूडेंट्स जो कि क्या करता है कि सीमेंट के सेटिंग टाइम को ये घटा देता है ना। तो उस प्रकार के एलिमेंट को बोलेंगे एक्सेलरेटर। और जब हम एडमिक्सर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे आएंगे जिसका नाम होगा क्या? एक्सेलरेटिंग एडमिक्सर, है ना। ये क्या है? जिसमें एक प्रकार का रिटार्डिंग एडमिक्सर है, और वो एडमिक्सर जो सेटिंग एक्शन को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, उस एडमिक्सर को क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेटिंग एडमिक्सर। और उसको हम जब हम मॉड्यूल एडमिक्सर पढ़ेंगे तो उस एडमिक्सर वाले मॉड्यूल में हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स, बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स का जो वर्क था वो क्या था, इसको जल्दी जल्दी कवर करके है ना ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हेडिंग देंगे पार्टिसिपेशन of each constituents in सीमेंट। तो पहला नाम आता है किसका स्टूडेंट? पहला पढ़े थे हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, है ना। लाइम का क्या था सिस्टम? कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता था। तो स्टूडेंट्स क्या करता था कि एक कंक्रीट एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। एक्चुअली लाइम तो स्ट्रेंथ प्रदान करेगा ही, क्योंकि एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है। तो लाइम की जो मात्रा होती है स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा होती है, तो ये पहले तो क्या करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में अगर लाइम ज़्यादा होगा तो वो अनसाउंड कर देगा सीमेंट को, है ना। और अगर लाइम कम हो गया तो सीमेंट जल्दी से हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। पहला क्या लिखेंगे इसमें? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, है ना। बी में इसमें लिखेंगे डिफिशियंसी ऑफ लाइम, deficiency of lime causes quick setting action, quick setting action, right students? कि लाइम की जो कमी होती है वो किसके कारण बनती है? कि वो जल्दी सीमेंट को सेट करवा सकता है। और जो लाइम अगर ज़्यादा अमाउंट में हो, इसको ये भी कह सकते हैं कि लाइम के कारण ही सीमेंट में क्या होगा? इट गिव्स साउंडनेस टू द सीमेंट। अगर लाइम की जो वैल्यू होती है परसेंटेज वैल्यू, अगर उसमें ज़्यादा आप बढ़ोतरी कर दे तो क्या करेगा? सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा, है ना। सीमेंट है ना वो उसमें साउंडनेस की प्रॉपर्टी नहीं रह पाएगी, इसलिए लाइम को ज़्यादा नहीं करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट्स आता है किसका? यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है सेटिंग एक्शन। तो सेटिंग एक्शन समझा चुके हैं, एक ही सेटिंग एक्शन समझा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है ना। बी दूसरा क्या था? सिलिका, SiO3। अब जो है सिलिका का क्या यूज है? तो सिलिका जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि वो स्ट्रेंथ में भी ये करता है। एक्चुअली ये SiO3 नहीं था, SiO2 होगा। तो सिलिका जो होगा क्या स्ट्रेंथ में भूमिका निभाएगा अपना, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें? इट इम्पार्ट्स मतलब क्या होता है? भूमिका निभाना, है ना। इट इम्पार्ट्स in
स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सिलिका क्या करता है स्टूडेंट्स, सीमेंट के स्ट्रेंथ में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगर मान चलिए सिलिका की वैल्यू अगर ज़्यादा कर देंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या करेगा ये सेटिंग एक्शन को कम कर देगा, सेटिंग टाइम को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। मतलब कि ये सेटिंग टाइम को कम नहीं करेगा, सेटिंग एक्शन को कम कर देगा। मतलब कि इसको देखते हैं, इट इम्पार्ट्स इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ सिलिका गिव्स हायर स्ट्रेंथ तो देगा, लेकिन उसी समय क्या करेगा, बट एट द सेम टाइम सेटिंग एक्शन को सेटिंग एक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, ये क्या कर देगा, सेटिंग एक्शन को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, है ना। सेटिंग एक्शन को इंक्रीज कर देगा, मतलब कि क्या होगा कि ये सेटिंग एक्शन को इंक्रीज कर देगा, अरे यार सेटिंग टाइम होगा, है ना, सेटिंग टाइम को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा सिलिका। तो आप यहाँ पर देखिए कि लाइम क्या करता है, लाइम ये करता है कि इसके स्ट्रेंथ में भूमिका निभाता है, उसमें साउंडनेस लाता है, और सिलिका क्या कर दिया, सिलिका ने स्ट्रेंथ में तो भूमिका निभाया, लेकिन साथ साथ उसे सेटिंग टाइम में भी प्रॉब्लम करा कर दिया, है ना। तो ये लाइम और सिलिका हो गया। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एल्यूमिना के बारे में। एल्यूमिना के बारे में एल्यूमिना क्या होता है स्टूडेंट, Al2O3। तो एल्यूमिना जो होता है वो क्या करता है, ये क्विक सेटिंग एक्शन प्रोवाइड करता है ना। इसमें लिखेंगे इट प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग एक्शन टू द सीमेंट, है ना। ये क्या करता है, क्विक सेटिंग एक्शन प्रोवाइड करता है किसमें, सीमेंट में। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एल्यूमिना, Al2O3। मतलब कि ये क्या करेगा, अगर एल्यूमिना की मात्रा अगर आप बढ़ा दीजिए, क्या होगा कि वो जल्दी सीमेंट सेट कर जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद का क्या था, है ना। इससे पहले हम पढ़ा चुके थे एल्यूमिना के बारे में। अब ये है किसके बारे में, आयरन ऑक्साइड के बारे में। तो आयरन ऑक्साइड क्या करता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है जनरली सीमेंट में। और क्या करेगा ये, रेडिश ब्राउन कलर देने के बाद ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा सीमेंट को, मतलब कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मैग्नीशिया है। मैग्नीशिया क्या करता है, मैग्नीशिया येलोइश कलर देता है। और तो मैग्नीशिया क्या करता है स्टूडेंट्स, येलोइश कलर देता है। उसके बाद भी ये क्या करता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है क्या, सल्फर। तो SO3 है ना, सल्फर। तो ये सल्फर क्या करता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में रहता है। तो ये सल्फर जनरली साउंडनेस लाता है सीमेंट में, है ना। ये साउंडनेस प्रोवाइड करता है सीमेंट के लिए सल्फर। नेक्स्ट है अल्केलीज। अल्केलीज जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है, स्टैनिंग और इफ्लोरेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ जो ये टर्म है स्टूडेंट्स, ये स्टैनिंग एंड इफ्लोरेसेंस, इसका मतलब होता है, स्टैनिंग का मतलब होता है धब्बा, और इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्या, है ना, प्रफुल्लित होना। मतलब कि स्टूडेंट्स ये बात होती है क्या कि ये जो है स्टैनिंग, आप देखते होंगे जब बिल्डिंग बनता है तो नीचे से आप देखते होंगे उजला 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 धब्बा आ जाता है ना। जैसे कि स्ट्रक्चर में वाटर का ये आता है, सीपेज होता है स्ट्रक्चर में वाटर का। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर देखते होंगे तो उजला 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 धब्बा आ जाता है। तो वो धब्बा जो आता है स्टूडेंट्स, अगर वो धब्बा नहीं आएगा, अगर मेरे सीमेंट में अगर ये अमाउंट एल्कली की मात्रा बहुत कम रहेगी तो ये धब्बा नहीं आएगा। तो ये जनरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
स्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट बात है स्टूडेंट्स एफ्लोरेसेंस। तो आप देखते होंगे कि कोई भी सीमेंट का स्ट्रक्चर है तो आप जब उसको ऐसे ऐसे करते होंगे तो मतलब कि ढक 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 करेगा वो। जैसे मान लीजिए सीमेंट प्लास्टर है और प्लास्टर के ऊपर आप ऐसे ऐसे करोगे तो कोई ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पर ये ठक 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 करता रहेगा। तो वो ऐसा होता है क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ होता है ये है कि वो जो प्लास्टर्ड सिस्टम होता है वो फूल जाता है मेरा, है ना, एफ्लोर्स हो जाता है उसमें, तो उसको बोलते हैं क्या, एफ्लोरेसेंस हो गया है। मतलब कि अगर मेरे सीमेंट में एल्कलीज की मात्रा बहुत कम रहेगी तो ये सब चीज़ नहीं होगा। और कहा जा सकता है कि एल्कलीज जो सीमेंट में है एक प्रकार का अच्छा एलिमेंट नहीं है, खराब एलिमेंट ही है जो कि सीमेंट की प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ बिगाड़ देता है। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स की जो वाटर हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका पीएच वैल्यू 4.5 से लेकर 8.5 के बीच में होना चाहिए। ये अबाउट ऑल रहा कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े क्या कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स का वर्क क्या है, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में जान चुके हैं कि ये चीज़ है क्या। उसके बाद फिजिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेरा सीमेंट होगा वो बनेगा कैसे। 2 प्रोसेस होता है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर हम लोग मूव करेंगे। तो बने रहिए, धन्यवाद।